हेलो हमारे प्रिय छात्रों, आज आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें देखिएगा कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में दो वैज्ञानिक की विचारधारा आपके लिए जरूरी है, जिसके बारे में थोड़ी सी बात आप जान लीजिए। दूसरी बात कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जीव कहाँ आया और आया तो किस रूप में आया। क्या इस पृथ्वी पर जब जीव आ गए, सजीव प्राणी आ गए, तो क्या इस वायुमंडल में ऑक्सीजन था? अगर नहीं था तो किस तरह से वह श्वसन क्रिया करता होगा? इन सारे प्रश्नों की भी बात हम करेंगे आपके साथ, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि कुछ वैज्ञानिकों ने विचारधारा रखा कि जीवों की उत्पत्ति जो हुई वह निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ के रूप में होती है। कुछ विद्वानों ने कहा कि ना ना ना, ना। सजीव पदार्थ ही विकसित होकर विशालकाय जीव का निर्माण किया है। तो देखिए, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि यह जो जीव है सबसे पहले कहां पर आते हैं और कैसे आते हैं। तो आप जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी से हमें पता चलता है कि एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, इस बिग बैंग थ्योरी का डिटेल्स आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि बिग बैंग थ्योरी ने कहा, बिग बैंग थ्योरी के बाद ही पता चला कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और जब इस ब्रह्मांड के निर्माण हुए तो इसमें बहुत सारे तत्व स्वतंत्र अवस्था में आए। जैसे हाइड्रोजन आया, सल्फर आया, सोडियम आया, ये सारे कुछ ऑक्सीजन आया। ये कुछ तत्व ऐसे थे जो स्वतंत्र अवस्था में उत्पन्न हुए, जिसमें ये जो हाइड्रोजन है इसका बहुत बड़ा महत्व था। और इस हाइड्रोजन के कारण ये हाइड्रोजन जो तत्व आए, ये हाइड्रोजन तत्व रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते गए और नतीजा क्या निकला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण किया। और ये जल हमारे पृथ्वी को
ठंडा करते गया और करते करते नतीजा क्या निकला कि इसी क्रम में कुछ अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। यही क्रम में अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ। तब तक एक विशेष तत्व की उत्पत्ति होती है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन। जब ये नाइट्रोजन आया, आने के बाद यही नाइट्रोजन सबसे पहले अमोनिया नामक कार्बनिक अमोनिया नामक कार्बनिक सॉरी ये नाइट्रोजन जब आने के बाद में क्या किया कि यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। और यहीं से जब ये जो कार्बनिक पदार्थ है, इस कार्बनिक पदार्थ को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और यही ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले इस ब्रह्मांड में कुछ स्वतंत्र तत्वों का निर्माण हुआ। ये स्वतंत्र तत्व कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किए, अकार्बनिक पदार्थ, और ये अकार्बनिक पदार्थ जब बन गए उसके बाद नाइट्रोजन का समावेश होता है और नाइट्रोजन के बाद बन जाता है एक कार्बनिक पदार्थ। और यही अकार्बनिक और नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ मिलकर बनाता है जीव द्रव। ब्रह्मांड में सबसे पहले स्वतंत्र रूप से कुछ तत्वों का निर्माण हुआ। वह कुछ स्वतंत्र तत्व अकार्बनिक पदार्थ बना है। उसके बाद नाइट्रोजन का प्रादुर्भाव होता है। ये नाइट्रोजन आने के बाद कार्बनिक पदार्थ बना। उसके बाद कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मिलकर जीव द्रव का निर्माण किया और इसी जीव द्रव के चारों तरफ एक पतली झिल्ली सी निर्माण हुई। और जब ये पतली झिल्ली जैसी निर्माण हो गई, इस झिल्ली जो बनी, वह झिल्ली जो था वह लाइपोप्रोटीन का था। लाइपोप्रोटीन दो शब्द से बना हुआ है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड का मतलब होता है फैट,
फैट मतलब वसा, वसा और प्रोटीन का बना हुआ था यह झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहा गया। जब यह झिल्ली इस जीवद्रव के चारों तरफ निर्मित हो गए तब एक सेल बना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका बना। और यही कोशिका जब अपनी प्रारंभिक स्तर पर था तो एक जीव का निर्माण करता है, और उस जीव का नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी में इसको नील हरित शैवाल कहते हैं। अब पूछोगे कि सर इसके पहले नहीं था कोई क्या? तो अभी तक जितने भी जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, उस फॉसिल्स में इससे पुरानी कोई फॉसिल्स नहीं मिली है, कोई जीवाश्म नहीं मिली है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सबसे पहला जो जीव इस पृथ्वी पर आया वह साइनोबैक्टीरिया था, जो एक कोशिकीय था। इस बैक्टीरिया के पास जो न्यूक्लियस था वह न्यूक्लियस अल्प विकसित या उसके केंद्र की झिल्ली नहीं पाए गए। यही कारण है ऐसी कोशिका वाले जीव को प्रोकैरियोटिक कहा गया। तो साइनोबैक्टीरिया जब इस पृथ्वी पर आया वह किस प्रकार की कोशिका थी? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका थी। तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले अगर जो जीव आया उस जीव का नाम साइनोबैक्टीरिया, और कोशिका का नाम प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसको हम लोग हिंदी में असीम केंद्रक कोशिका कहते हैं। अब कई कोशिका आपस में मिलकर जब उनकी रचना कार्य समान होने लगे तो यही कोशिका, कई कोशिका आपस में जब मिले तो मिलने के बाद उत्तक का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। और कई टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन का निर्माण किया। ऑर्गन मतलब अंग, और कई अंग मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं अंग तंत्र। और यही कई अंग तंत्र जब मिले तो एक विकसित ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, जिसको जीव कहा गया। हमारे प्रिय विद्यार्थी, इस बात को यहां थोड़ा सा नोटिस ले लीजिए कि पहले अकार्बनिक पदार्थ, उसके बाद कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में सबसे बड़ा रोल किसका रहा? नाइट्रोजन का। और यही कारण है कि जब हम लोग पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रहों पर अगर जीव तलाशने की कोशिश करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले यह पता लगाते हैं कि क्या उस बहिर्मंडल में, उस एक्सोस्फीयर में नाइट्रोजन है।
अगर नाइट्रोजन पाया गया तो जीव होगा या होने की संभावना होगी। तो नाइट्रोजन के बाद ही कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण होता है, और वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको बनाया? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य से बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गेन, ऑर्गेन से बना ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से बन गया ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म बन गया तो ये ऑर्गेनिज्म दो तरह के देखे गए, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। प्लांट यानी पादप, एनिमल मीन्स जीव। अब जरा सा सोच कर बताइए कि ये जो क्रम है, इस क्रम का बेस क्या रहा? इस जीव की उत्पत्ति में बेस कौन रहा? तो बेस रहा जीव द्रव। इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा गया, क्योंकि यही जीव द्रव है जो जीव को जन्म दिया। अगर यह जीव द्रव का निर्माण नहीं होता तो आज जीव नहीं होता। जानते हैं, यह विचारधारा जो व्यक्ति ने लेकर आया, वह व्यक्ति का जो नाम था वह थे AI ओपेरिन। ये महान व्यक्ति ये विचारधारा लेकर आए, और ये ओपेरिन साहब ने ही कहा था कि हमारे यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी के बाद जो जीव का निर्माण हुआ, वह जीव का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से जीव द्रव बना, और जीव द्रव से एक कोशिका बना, और उस एक कोशिका से जो सबसे पहला जो जीव बना वह जीव साइनोबैक्टीरिया था। यही ओपेरिन साहब ने एक पुस्तक लिख डाली। उस पुस्तक का जो नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जीवों के उत्पत्ति के बारे में, जीवों के उत्पत्ति के बारे में विचारधारा लाने वाला व्यक्ति ओपेरिन ने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो याद रखिएगा कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखे थे ओपेरिन नामक रूसी वैज्ञानिक ने। अब इतना जब हम लोग जान गए, तो एक विचार और एक व्यक्ति का आता है, और उस व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस्को रेड्डी। ये इटली के रहने वाले थे, और ओपेरिन रूस के रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि नहीं,
निर्जीव पदार्थ से सजीव का निर्माण नहीं हुआ। पहले इस पृथ्वी पर अचानक जीव उत्पन्न हुए, और जो जीव उत्पन्न हुए वही जीव विकसित होकर बड़े बड़े जीव का निर्माण हुए, जिसे हम लोग कहते हैं विकासवाद। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में ऑपरिन ने कहा कि जीव बन गया, और फ्रांसिस्को रेडी ने कहा कि नहीं, यह जीव का जो निर्माण हुआ, पहले से इस पृथ्वी पर कोई न कोई जीव पाए गए हों, और प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से प्री पूर्ववर्ती जीव से ही अन्य जीव का निर्माण हुआ। और ये जो अन्य जीव आए, इनका जो विकास होता गया, इनके जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन आते गए। इस तरह से फ्रांसिस्को ने कहा कि नहीं, प्री एग्जिस्टिंग जीव है, और वही प्री एग्जिस्टिंग जीव जो होता है वह अन्य जीव को जन्म देता है, और उसका विकास होता है, और विकास के क्रम में इनके विचारधारा को अगर हम देखें तो इस ढंग से हम लोग देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म आ गए, जिसको हम लोग जीव कहेंगे। ये जीव दो प्रकार के हो गए। एक हो गया अकशेरुक, अकशेरुक जीव, जिसमें बैकबोन नहीं पाया गया। और दूसरा जो हो गया वह कशेरुक जीव, जिसमें बैकबोन्स पाए जाते हैं। यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जो होंगे वह कशेरुक जीव, और रीढ़ की हड्डी जिसमें नहीं पाया गया वह अकशेरुक जीव। इस अकशेरुक जीव में कहा गया कि प्रोटोजोआ आ गए, कीट प्राणी आ गए, और मोलस्का आ गया। इसको कहा अकशेरुक प्राणी। यह विकास होता गया। उसी तरह से कशेरुक प्राणी में मछली से मेढक, मेढक के बाद सरीसृप, सरीसृप के बाद पक्षी,
अब पक्षी के बाद स्तनधारी। ये जीव की बात आ गई। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जीव तो बन गए, इन जीवों का विकास हो गया, स्तनधारी तक आ गए। अब इस जीवों में कौन कौन से लक्षण हैं, इस लक्षण की बात हम लोग करेंगे। तो इस जीवों में जो लक्षण पाए गए उसके पहले हम लोग जरा सा देख लें कि बायोलॉजी के दृष्टिकोण से थिंग्स किसको कहेंगे और एक्टिविटीज किसको कहेंगे। थिंग्स मतलब वस्तु और एक्टिविटीज का मतलब क्रियाएं, क्योंकि दो ही बात होगी, वस्तु होंगे, वस्तु से क्रिया होगी। अब ये वस्तु कितने प्रकार के होंगे और एक्टिविटीज कितने प्रकार के होंगे, बायोलॉजी अपने नजरिया से क्या देखता है। बायोलॉजी कहता है कि इस ब्रह्मांड में थिंग्स जो हैं वह तीन प्रकार के पाए गए। पहला लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग कहेंगे सजीव वस्तु। दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग कहेंगे निर्जीव वस्तु। और तीसरा वस्तु को माना डेड, मृत वस्तु। दोनों में देखिए बेसिक अंतर क्या, मृत वस्तु क्या है और निर्जीव वस्तु क्या है। निर्जीव वस्तु कहलाया ऐसे वस्तु जिसमें कभी जीवन नहीं थे, कभी उसमें जीवन के लक्षण नहीं पाए गए, न पाए जाएंगे और न है। ऐसे वस्तु जिसमें जीवन के लक्षण न कभी थे, न है, न होंगे। जैसे पहाड़, मिट्टी, नदी, तालाब, ये सब क्या, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। धातु, अधातु, ये सब क्या,
ये सब के सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। डेड थिंग्स कहा गया कि जिसमें कभी जीवन था, जिसमें कभी जीवन था लेकिन अब जीवन नहीं है। मृत वस्तु वैसे वस्तु को कहा गया जिसमें कभी जीवन के लक्षण थे, कभी जिंदा हुआ करता था, लेकिन आज वह जिंदा नहीं है। जैसे चमड़ा, बाल, नाखून, जानवर का सींग, मछली का शल्क जिसको च्योंटा कहते हो, पक्षी का पंख, फीदर, फेदर जो उसका होता है, डायना नहीं, वो तो लिविंग है, लेकिन उसके जो पंख होते हैं वह सब क्या है? ये सब मृत है। इस सब को मृत वस्तु के अंतर्गत रखा गया। अब रही बात की लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स के अपने विशेष कैरेक्टर होते हैं। हमारे प्रिय विद्यार्थी, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको परीक्षा में अगर प्रश्न आ गया कि बताया जाए भेड़ का बाल कहलाता है, और ऑप्शन में दे दिया सजीव, निर्जीव, मृत, सभी। अगर इस तरह का प्रश्न अगर आ गया तो परीक्षा लेने वाले, प्रश्न बनाने वाले, उनका मोटो यही होता है कि आप मृत और निर्जीव में अंतर समझते हैं कि नहीं समझते हैं। जिसको मृत और निर्जीव में अंतर होगा वही इस प्रश्न का जवाब दे सकता है कि भेड़ का बाल होता है। तो भेड़ का बाल मृत होगा, निर्जीव नहीं। अगर ऑप्शन में मृत नहीं दिया रहा तब आपके पास विकल्प रहेगा निर्जीव का। यदि मृत नहीं दिया हुआ, अगर निर्जीव और मृत दोनों ऑप्शन दे दे, दोनों विकल्प दिया हुआ है कि हम निर्जीव बोले कि मृत बोले, वैसे स्थिति में हमको देखना होगा कि भेड़ का बाल पहले क्या था। तो जिस सेल से बना था, कोशिका से बना था, वह लिविंग सेल था, और वही लिविंग सेल जब मृत हो गया, उसी मृत से इस बाल का निर्माण हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि भेड़ का बाल मृत है। अगर मृत ऑप्शन नहीं रहेगा तो निर्जीव देंगे। इस तरह से
हम देखेंगे क्या कि अगर ये प्रश्न आ गए तो आप कहिएगा कि भेड़ का बाल मृत होता है। अब एक बात और एक विशेष रूप से आपको हम बता दें, हमने यहां जितना लिखा है ना, चमड़ा, बाल, नाखून, सींग, मछली का शल्क, पक्षी का पंख, हम लोगों का भी जो बाल है, हम लोगों का भी जो नाखून है, ये सब एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना हुआ, और वो प्रोटीन का जो नाम है उसका नाम है केराटिन, जिसको हम लोग केराटिन प्रोटीन कहते हैं। एक होता है कैरोटीन प्रोटीन, ये गाजर में पाया गया, और यह केराटिन प्रोटीन जो पाया गया बाल नाखून में मृत प्रोटीन के रूप में। तो यह एक प्रकार का मृत प्रोटीन है। तो बायोलॉजी ने वस्तु को कितने भाग में बांटा? 3 भाग में। पहला आपने देखा, पहला बांटा सजीव, दूसरा बांटा निर्जीव, और तीसरा बांटा मृत। और मृत में आपको इतना याद रखने की जरूरत है, कभी आपको परीक्षा में कंफ्यूजन डाल दे। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक बात और बता देते हैं। आप देखिएगा क्या कि अगर परीक्षा में दे देता है कि सोना का आभूषण कहलाता है, और ऑप्शन दे दिया सजीव, निर्जीव, मृत, सभी। तो यहां सोना का आभूषण पूछ रहा है, सोना धातु है, और हम आपको बताए थे कि सभी धातु अधातु जितने पदार्थ है सब के सब निर्जीव है, इसलिए मृत नहीं होगा। तो यहां बेसिक रूप से हम लोग को यही देख लेना है कि निर्जीव कौन है, मृत कौन है। अब सजीव कौन है? तो सजीव का कुछ विशेष लक्षण होता है, उस लक्षण की बात हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जरा सा बता दें कि बायोलॉजी जो है सो क्रियाओं को कई भाग में बांटता है, एक्टिविटीज को कितने भाग में बांटता है। बायोलॉजी की नजर में क्रियाएं जो हैं दो प्रकार की, मैकेनिकल एक्टिविटीज और दूसरा नॉन मैकेनिकल एक्टिविटीज। इसी नॉन मैकेनिकल एक्टिविटीज को हम लोग कह लेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। और यही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कहलाएंगे मेटाबॉलिज्म, उपापचय।
अब आइए पहले एक बात देखें, ये मैकेनिकल एक्टिविटीज क्या है, जिसका हिंदी होगा यांत्रिक क्रियाएं। जो क्रिया किसी यंत्र के द्वारा संपन्न हो, जिस क्रिया को करने में यंत्र का सहारा हो, भौतिक नियमों का सहारा हो, भौतिक के सिद्धांतों पर कार्य करता हो, उसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक क्रियाएं, डन बाय मशीन। इसी मशीन से बना है मैकेनिक, यानी कि किसी न किसी यंत्र के द्वारा अगर होता है उसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एक्टिविटीज। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज किसको कहेंगे? डन बाय हार्मोन्स और एंजाइम्स। जो किसी हार्मोन या एंजाइम्स के द्वारा होगा उसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कहलाएगा। और जो यंत्र या भौतिक नियम से जो कार्य होगा वह यांत्रिक अभिक्रिया। तो इस यांत्रिक अभिक्रिया का संबंध फिजिक्स से हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें आपने फिजिक्स में मैकेनिक्स चैप्टर पढ़ते होंगे, तो वो फिजिक्स का विषय वस्तु है। लेकिन हमारा विषय वस्तु है यहां मेटाबॉलिज्म से, ये सभी जीवों में होने वाली क्रिया। ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो होती है वह सभी जीवों में होती है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपापचय। ये क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग एनाबोलिज्म, उपचय, और दूसरा को कहते हैं केटाबोलिज्म। अपचय। एनाबोलिज्म को क्या भाग में बांटा गया? ये मेटाबॉलिज्म को कितने भाग में बांटे? दो भाग में, एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म इस प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें जीवों के अंदर निर्माण का कार्य होता है, संश्लेषण का कार्य होता है, विकास का कार्य होता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं निर्माणकारी क्रिया। यह क्रिया किसी न किसी चीज का संश्लेषण करेगा, सिंथेसिस करता है। जैसे हार्मोन, एंजाइम, ब्लड, इत्यादि प्रोटीन का संश्लेषण होना, हमारे शरीर में
पोषण की क्रिया होना। अब आपके मन में आएगा कि सर पोषण किस तरह से निर्माण करता है? तो पोषण का मतलब केवल भरपेट भोजन खा लेने से नहीं है। पोषण का मतलब होता है कि भोजन को पेट में रख लेना, भोजन को पचाकर छोटे छोटे कणों में, इतना छोटा छोटा कण में तोड़ देना कि वह रक्त में घुल जाए, और रक्त में घुलने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाए और बेकार पदार्थ का निष्कासन हो जाए, तब जाकर कंप्लीट पोषण होता है। तो आप जरा सा सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट हम जब लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हमने चावल में ले लिया, रोटी में ले लिया, गन्ना में ले लिया, चीनी में ले लिया, गुड़ में ले लिया, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर ब्लड में कहीं घुल नहीं सकता, कभी नहीं है डिजल्व होगा। इस कार्बोहाइड्रेट को पाचन क्रिया के द्वारा ग्लूकोज में बदलना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में बन जाने की क्रिया ही पाचन है। किसका पाचन? तो कार्बोहाइड्रेट का। आपने दाल में, मांस में, मछली में, अंडा में, सोयाबीन में प्रोटीन ले लिया। अब ये प्रोटीन को कहोगे कि जाओ ना ब्लड में मिल जाओ, वहां से आवश्यक जगहों पर जाना है, नहीं जाएगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बड़े हैं। तब क्या होगा? इस प्रोटीन को बदलना पड़ेगा एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन का एमिनो एसिड में बनना, यही प्रोटीन का पाचन है। और ये सारी क्रियाएं होती है न्यूट्रिशन में। इसलिए न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं एनाबोलिज्म। प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्लांट में होता है ना, यह भी एक प्रकार का उपचय क्रिया है। एनाबोलिज्म उपचय, तो उपचय में निर्माण होता है, उपचय में संश्लेषण होता है, कोई ना कोई वस्तु आगे बनता है। लेकिन जब कैटाबोलिज्म की क्रिया होगी, तो कैटाबोलिज्म क्रिया में विघटन की बात होती है। ये विघटनकारी या अपघटनी क्रिया, इसमें हमारे शरीर में पदार्थों का अपघटन होता है। इसमें हमारे शरीर में पदार्थ जो होते हैं अपघटित होते हैं। जैसे इसी के अंतर्गत जितना भी एक्सक्रिएशन है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन, जैसे मलमूत्र का निकलना, पसीना का निकलना, यह उत्सर्जन है। और जब उत्सर्जन की क्रिया हो रही है तो समझ लीजिए कि कैटाबोलिज्म हो रही है। उत्सर्जन क्रिया में कैटाबोलिज्म की क्रिया होती है। इसी प्रकार से रिस्पिरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं श्वसन, श्वसन भी विघटनकारी क्रिया है।
अपघटनी क्रिया है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज C6H12O6 इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में विघटन हो जाता है। किस में विघटन हो गया? CO2 में। H2O में और ATP रूपी ऊर्जा में। अब बताइए ये अपघटन हुआ कि नहीं हुआ? तो जीवों के शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रिया को हम लोग कहते हैं उपापचय। ये उपापचय दो प्रकार के हो गए, उपचय और अपचय। अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म दो भाग में बांट दिए, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में निर्माण का काम हुआ, संश्लेषण का काम हुआ, हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, ब्लड बनते रहते हैं। आपने सुना होगा कि 120 दिन ही आरबीसी का लाइफ होता है। तो क्या हुआ भाई, 120 दिन में सब आरबीसी खत्म? जी नहीं, जो बना है वो 120 दिन के अंदर में मर जाएगा, उसके जगह पर दूसरा आएगा। जैसे लोकसभा खत्म हो जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता। उसमें से कुछ का कार्यकाल पूरा हो गया, 6 वर्ष के बाद हट गए, फिर उनके जगह पर दूसरे आए। उसी तरह से कुछ आरबीसी जिनकी उम्र हो गई 120 दिन, वो मर जाएंगे, उसके जगह पर नए आरबीसी का निर्माण होगा, और यही आरबीसी का निर्माण कहलाएगा एनाबोलिज्म। यही आरबीसी जब मर गया, बोन मैरो का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा। और लीवर का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं यकृत या कलेजी। ये बेचारा क्या करता है कि आरबीसी का निर्माण कर दिया। अब ये आरबीसी हमारे शरीर के विभिन्न भागों में चला गया, अपना जीवन 120 दिन तक पूरा किया, या उससे पहले भी मर सकता है। अब ये बेचारा क्या हुआ कि आरबीसी का निर्माण किसने किया? बोन मैरो ने। और ये आरबीसी शरीर के विभिन्न भागों में गए, और जब ये मर जाएंगे, मर जाने के बाद ये पहुंचता कहां है? लीवर में। लीवर क्या किया कि इस मृत आरबीसी को दो भाग में बांट दिया, दो भाग में अपघटित कर दिया। बिलिरुबिन और यूरोक्रोम में। अब आप बताइए यहां कौन सी क्रिया हुई, एनाबोलिज्म की कैटाबोलिज्म? तो यहां हो गया एनाबोलिज्म, यानी कि उपचय। और यहां कौन सी क्रिया हो गई?
अपचय, आरबीसी का बनना, उपचय क्रिया, लीवर द्वारा मृत आरबीसी को विघटित कर देना, हो गया अपचय क्रिया। इस तरह से यह अपचय, उपचय और अपचय, उपचय और अपचय क्रिया होते रहता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं उपापचय, इसी को हम लोग कहते हैं और आपको बायोलॉजी में यह टर्म बराबर आएगा। उपापचय क्रिया क्या है, उपापचय क्रिया क्या है, अपचय क्रिया क्या है, उपचय क्रिया क्या है। तो इस दिमाग को अगर बात में रख लीजिएगा तो आपको यह बात समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हमारे विद्यार्थी आपको यह बात समझ में आ गई कि वस्तु बायोलॉजी के नजर से कितने प्रकार के हो गए और क्रियाएं कितने प्रकार की हो गई, तो अगला चीज हम लोग देखेंगे कि सजीव के कौन कौन से लक्षण हैं।